वो भट्टा भी धीरे धीरे बारिश वारिश आती खत्म हो जाता है। आप आपके अगर कभी आप लोगों के रिहाइश के रेसिडेंस के आसपास थोड़ी दूरी पर 5-10 किलोमीटर पर कभी कोई ऐसा ईंटे का भट्टा हो, कभी ये मौका लगा कि वहां पर रहने वाले लोग कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ चले गए, कौन लोग थे? मुझे विश्वास है कि आप लोगों में कभी किसी ऐसे कम्युनिटी के लोगों से संयोगवश ही कभी अगर मुलाकात हुई हो तो हुई हो, अन्यथा नहीं हो पाती। सहमत या नहीं सहमत? एग्री? मुलाकात एग्री। कुछ हाँ, थोड़े बहुत। ये और क्या हम उन लोगों को अपने समाज के साथ में इंटीग्रेट कर पाते हैं? क्या एक्सेप्टेंस होती है? क्या हमारे पर्व त्योहारों में हम उनको शरीक करते हैं? क्या हमारे सोसाइटी के लोग कहीं किसी लेवल पर उनको, हमें पता भी नहीं होता कि वो कहां से आए थे और कहां चले गए। ये जो चीजें हैं, यही चीजें मैंने एक छोटा सा उदाहरण इसलिए दिया, मैंने वेस्ट बंगाल में साउथ 24 परगना जिले के 5000 ईंटे के भट्टों पर कभी भ्रमण किया था और वहां के लोगों के साथ में बहुत लंबा समय व्यतीत किया था, उन लोगों के परिवारों के साथ, उनके साथ में। तो ये बात सहज उदाहरण के तौर पर इसलिए आई कि जिस तरह से ये एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती माइग्रेंट वर्कर की वहां के कम्युनिटी में जो कि लोग रह रहे हैं, बेशक वो चाहे तो वो बहुत पहले से प्राचीन आदिकाल से रह रहे हों या सबाल्टर्न सोसाइटी के तौर पर ही क्यों ना डेवलप हुए हों, लेकिन ये माइग्रेंट वर्कर्स इंटीग्रेट नहीं कर पाते कभी उस कम्युनिटी में जहां पर लोग एक थोड़ा सा सुसभ्य और थोड़ा वेल ऑफ समुदाय के रूप में रह रहे होते हैं। अब यही चीजें आप वहां ले जाइए साउथ अफ्रीका में, वो इंडियन कम्युनिटी को साउथ अफ्रीकन कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और अपार्थीड वाली समस्या थी कि भाई आपको तो इस फुटपाथ से भी नहीं चलना है। वहां पर गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म को एस्टैब्लिश किया, सेटलमेंट किया, फिनिक्स सेटलमेंट और टॉल्स्टॉय फार्म। ये टॉल्स्टॉय फार्म और फिनिक्स सेटलमेंट गांधी जी ने इंडियन कम्युनिटी के लोगों को बसाया वहां पर और वहां पर साथ में काम करना शुरू किया। वेरी स्ट्रैटेजिकली गांधी जी ने यह किया था कि सबको साथ काम करना है, कोई किसी का नौकर नहीं है वहां पर। नोबडी इज सुपीरियर, नोबडी इज इंफीरियर, नोबडी इज बॉस, नोबडी इज सबऑर्डिनेट। सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं। वहां पर हवन करने से लेकर के खेती बागवानी, सब्जी भाजी उगाना हो, कल्टीवेशन का काम हो, खाना पकाना हो, बर्तन धोना हो या फिर टॉयलेट क्लीनिंग करनी हो, ये सारे काम सभी मिल करके करते थे और सभी को रोटेशन में रोल बटा हुआ होता था। ये गांधी जी इसलिए कर रहे थे, आप गांधी जी को कभी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें तब उससे भी मिलती है हमें, कि ये करने से एक तो एक आदमी जो कल हवन कर रहा है, एक आदमी जो कल वेद पाठ कर रहा है या एक आदमी जो कल क्लास ले रहा है, वही कल टॉयलेट साफ कर रहा है, वही कल बर्तन धो रहा है, वो दूसरा जो है कल जो बर्तन धो रहा था वो आज क्लास ले रहा है। इस तरह से गांधी जी ने वहां टॉल्स्टॉय फार्म की लाइफस्टाइल को डेवलप किया। पर्पस ये था कि एक तो सभी के मन में एक दूसरे के प्रति इक्वालिटी की भावना विकसित हो, एक दूसरे के मन में, और फिर रेस्पेक्ट फॉर जो कहते हैं ना, गांधी जी ने ये एक दिया था 3H का जो कॉन्सेप्ट दिया, हैंड, हेड एंड हार्ट, हाथ से काम करना, मस्तिष्क और भावनाएं, हृदय, ये तीनों का एक सम्मिश्रण होना चाहिए। अ ब्लेंड ऑफ these three, your physical work, your mental ability and your emotional ability, emotional balance. These three dimensions of your personality should have in proper unison with each other. It should have a proper balance. और तब वो 3H जो है, जब हम हाथ से काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे बगल में खड़ा कोई व्यक्ति हाथ से काम कर रहा है और हम दिमाग से काम कर रहे हैं तो हम समझें कि वो इंफीरियर है, वो नहीं होना है। एक सच्चा लीडरशिप यही है कि वो इंफीरियर और सुपीरियर वाला कॉन्सेप्ट को खत्म करे। हमारे अलग अलग रोल होते हैं, हम आपसे अगर 10 साल ज्यादा इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमारी भूमिका है कुछ,
हम वो काम कर रहे होते हैं, दैट डजंट मेक मी फील दैट यू आर अ स्लेव or you are such a junior that you are supposed to do everything, keep doing everything whatever I wish as per my whims and fancies. ये नहीं होना चाहिए। ये जो बातें हैं वो गांधी जी की लीडरशिप में वहां पर वो एक स्ट्रैटेजिकली उन्होंने डेवलप किया, वो लाइफस्टाइल कि भाई यहां पर पढ़ाना भी है, पढ़ना भी है, काम भी करना है, टॉयलेट क्लीनिंग करनी है, सब कुछ करना है, सबको करना है। इक्वालिटी, और वो इक्वालिटी एज ए लीडर हम सब के अंदर में आनी चाहिए, डेवलप करने के लिए वो एक रील पैदा होनी चाहिए, तब जाकर के हम गोल की तरफ बढ़ेंगे। जो स्ट्रैटेजिक लीडर होता है, वो स्ट्रैटेजिक लीडर स्ट्रैटेजी बनाता है, और स्ट्रैटेजी जो है उसको हिंदी में हम जब उसको अनुवाद करते हैं तो रणनीति कहते हैं, रणनीति, युद्ध की नीति। लेकिन वो युद्ध की नीति नहीं है, हालांकि उसको थोड़ा माइल्डर फॉर्म में अगर समझने की कोशिश करें तो यस, युद्ध किससे? किसी मनुष्य से नहीं, युद्ध उन बुराइयों से लड़ना है, युद्ध उन बाधाओं से लड़ना है जिसको पार करके हमें इंस्टीट्यूशनल गोल को अचीव करना है। और उसके लिए जरूरी है सबको साथ लेकर के चलना। सबको साथ लेकर के चलने के लिए जरूरी है कि सबके मन का ईगो खत्म हो। वो जो ईगो की दीवार है, उस दीवार को पिघलाना है, मेल्ट करना है, तब जाकर के वो बात हो सकती है। गांधी जैसा व्यक्ति जिसने पूरे भारत में एक ट्रांसफॉर्म किया, कहीं भी जाने से पहले गांधी की स्ट्रैटेजी होती है। गांधी जी जब इंडिया आए, भारत आए, तो उन्होंने देखा कि भारत तो बहुत सारे कंसिडरेशंस से विभक्त है। पूरा का पूरा भारतीय समाज अलग अलग धारणाओं पर बटा हुआ समाज है। अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, लिंग्विस्टिक बैरियर्स हैं बहुत सारे, सुपीरियरिटी इंफीरियोरिटी है। पढ़े लिखे लोगों का, कुछ लोग अंग्रेजी पढ़ करके आईसीएस या वहां से लौट करके आए हुए लोग हैं, जमींदारी प्रथा में हैं, अंग्रेजों की उस भावना को आत्मसात करके दूसरे को गुलाम बनाने की प्रथा में है। भाषाएं, एक राज्य लोग दूसरे राज्य की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, या एक इलाके के लोग। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, उन भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, मगर दूसरे भाषा का सीखना। अब गांधी जी कैसे कनेक्ट होंगे? अगर हम आपकी भाषा नहीं जानते तो एक कोई कॉमन भाषा तो होनी चाहिए। गांधी जी गुजराती थे, अंग्रेजी सीखी थी पढ़ने के लिए, हिंदी अच्छी नहीं थी उनकी। बनारस में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो भाषण दे रहे थे तो हिंदी की वकालत कर रहे थे, पर कह रहे थे कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि हिंदी सीखूं भी और इसको फैलाऊं। तो गांधी जी ने आकर के राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का उद्देश्य क्या था कि गांधी जी को स्वाधीनता संग्राम के लिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए जाना जहां होता था, उससे 3 महीने पहले या 6 महीने पहले वो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का एक केंद्र खुलता था वहां पर। तो एंटिसिपेट करना, फ्यूचर में आने वाली बाधाओं को या बैरियर को एंटिसिपेट करना, मैं वहां जाऊंगा तो क्या क्या बाधाएं आएंगी, तो उसके लिए सबसे पहले लिंग्विस्टिक बैरियर, तो उसके लिए वो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना, उसका एक सेंटर खोल देते थे। अब उस सेंटर पर 3-6 महीने से लोग वहां के लोकल्स को कनेक्ट करते थे। थोड़ी बहुत वर्किंग समझ है, क्योंकि गांधी जी हिंदी में बात करेंगे जाकर के, तो हिंदी में जब बात करेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे तो आती ही थी, लेकिन अंग्रेजी इसलिए नहीं बोलेंगे, वो तो शासकों की भाषा थी, तो वो शासकों की भाषा से कनेक्ट नहीं हो पाती वो कभी, तो हिंदी में बोलेंगे। तो उसके लिए राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति की स्थापना करो वहां पर जाकर के। दिस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रैटेजीज, जिसकी वजह से वो लिंग्विस्टिकली कनेक्ट होना चाह रहे थे। और उसके बाद जब वो जाते थे, वो बात करते थे, चाहे आधी अधूरी बात ही समझ में आए, लेकिन एटलीस्ट ही वाज सक्सेसफुल इन कनेक्टिंग विद पीपल ऑफ दैट लोकेलिटी, व्हाटएवर लोकेलिटी। और उन्होंने तमिलनाडु में भी, मद्रास तक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की। वहां भी बहुत लंबा काम चल रहा है, जबकि लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स के चलते तमिलनाडु में बहुत दिनों तक एक बहुत संघर्ष बनी रही। इसके बावजूद तो ये एक स्ट्रैटेजी थी। ट्रांसफॉर्म क्या किया गांधी जी ने, ये कहने की जरूरत नहीं कि उन्होंने पूरे भारतीय जनमानस को ऐसी दिशा में जाकर
बहुत विवाद है इस पर, बहुत सारी चर्चाएं, पॉलिटिकल डिबेट भी हो सकता है, पर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप तो अवश्य गांधी जी में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर कि उन्होंने जीवन बदला। टॉल्स्टॉय फार्म में अगर उसको पढ़ेंगे, लाइफ ऑफ टॉल्स्टॉय फार्म, तो वहां पर लाइफ एट टॉल्स्टॉय फार्म पढ़िए, कई भी अलग अलग टॉल्स्टॉय फार्म डाल करके आप गूगल में करिए, आपको वहां की जीवनी मिलेगी। किस प्रकार से उन्होंने लोगों की सोच बदली, किस प्रकार से उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न करवाया, और किस प्रकार से उन्होंने साउथ अफ्रीकन कम्युनिटी में वहां इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स के लोगों की एक्सेप्टेंस को इस्टेब्लिश करवाया। वो बड़ा महत्वपूर्ण था। वही चीज गांधी जी जब आते हैं तो यहां पर भी अलग अलग फिनिक्स सेटलमेंट और टॉल्स्टॉय फार्म जिस तरह से उन्होंने वहां पर सेटअप किया था, उसी तरह गांधी जी जब आए तो मोतिहारी में गए, चंपारण में उन्होंने आश्रम सेटअप किया, साबरमती आश्रम सेटअप किया, एंड दिस प्लेस वर्धा, जहां से मैं अभी आप लोगों के साथ मुखातिब हूं, यहां पर गांधी जी का अंतिम निवास माना जाता है। द लास्ट 10 years ऑफ हिज लाइफ वाज स्पेंट हियर। और वो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था, जबकि स्वतंत्रता संग्राम कह लें, स्वाधीनता आंदोलन कह लें, वो अपने पीक पर था, और यहीं से रहते रहते देश जब आजाद हुआ था, गांधी जी जब दिल्ली गए थे तो उनका फिर उनके जीवन का अंत हुआ। ये अंतिम निवास स्थल वर्धा में है गांधी जी का। अब यहाँ जीवन कैसे चले, यहाँ भी वो चीज, वहां उनके जो लोग थे, उन्होंने आनंद निकेतन नाम के विद्यालय की स्थापना की। कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप आकर के आनंद निकेतन में देखिए, यहाँ पर अभी भी जो बड़े बड़े डेलीगेट, विदेशों से भी जो डेलीगेट्स आते हैं, उनको जब खाना दिया जाता है तो बिना कहे ही उन तक मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है कि आपको थाली खुद ही धोनी है, और सभी अपनी अपनी थाली जाकर के धोते हैं। राख होती है, थोड़ा साबुन होता है, खा करके अपनी थाली खुद ही धोनी है। जहां आपने खाया है उस स्थल को भी यू हैव टू एंश्योर दैट दैट इज क्लीन। तो ये सिर्फ लाइफस्टाइल मात्र खाने या कपड़ा पहनने या इन चीजों के लिए नहीं होता, ये होता है आत्मनिर्भरता की भावना, सेल्फ रेजिलियंस। जो नई शिक्षा नीति, दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये कह रही है कि वी हैव टू मेक आवर कंट्री सेल्फ रेजिलियंट। आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो वो सेल्फ रेजिलियंट कैसे होगा? उसके लिए पहले तो सेल्फ रिलायंस हमारे अपने अंदर में विकसित होनी चाहिए। और ये चीज जब हम शिक्षक के तौर पर अपनाएंगे, तभी तो विद्यार्थी भी अपनाएंगे। और वो विद्यार्थियों में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। मेरे एक मित्र हैं, साउथ कोरिया के हैं, किम, यहाँ पर सैमसंग कंपनी के बहुत ऊंचे अधिकारी हैं। तो उनसे एक दिन बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि कभी उनका देश इतना गरीब था, 1959 में शायद भारत में एक साउथ एशियाई गेम्स हुए थे, या कैसा था, यस, उसमें दिल्ली में जब वो गेम्स हुआ था, 1959 की बात है, तो साउथ कोरिया के पास में इतना पैसा नहीं था कि वो अपने प्लेयर्स बाय प्लेन भारत भेज पाता। ये उनका कहना था, किम का, जो हमारे वो साउथ कोरियाई, उन्होंने कहा कि हम इतने गरीब थे उस समय में। और एक स्थिति ऐसी आई, फिर अभी अब साउथ कोरिया क्या है ये आप सभी जानते हैं, सैमसंग भी वही है, और बड़ी बहुत एक विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति है, महाशक्ति में से गिनती होती है। हमने पूछा ये कैसे, इतना ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मेटामॉर्फोसिस ही कह लें, ये कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो हमने पूछा कि कैसे? तो उनका कहना था कि देखो, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे हम, स्कूल में जब पढ़ते थे तो हमें विद्यालय में सिर्फ पढ़ना ही नहीं पड़ता था, हमें एक तो पहले स्कूल के चारों ओर की सफाई खुद से करनी होती थी, स्कूल के टॉयलेट्स हमें साफ करने होते थे, और फिर शेड्यूल हमारा फिक्स था कि अपने मोहल्ले की भी गलियों की सफाई करेंगे हम, बीच में वो एक फिक्स्ड शेड्यूल होता था। तो मैं इस बात को समझते हुए भी मैंने पूरे रोचकता के साथ पूछा कि हाउ इज दिस रिलेटेड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ये जो चीज है कि आप अपने विद्यालय की सफाई कर रहे हो, हम अपने बच्चों को कहें अभी टॉयलेट की सफाई करने, तो इससे राष्ट्र निर्माण कैसे होगा, देश कैसे बढ़ेगा इससे?
तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो वो जिंदगी जी है कि हमने इतना अपने स्कूल में गंदगी साफ की, साफ सफाई करते रहे। अब जिस स्कूल में हम साफ सफाई करते थे उस टॉयलेट की सफाई बच्चे कर रहे हैं, तो सबके मन में ये भी डेवलप होता था कि इसको गंदा ना करे कोई। अब गंदा ना करे कोई, हमने इसको इतने जतन से साफ किया, हमने वहां पर एक पौधा लगाया, उसको डेली पानी दे रहे हैं। कोई ना कोई जरूर पौधे में पानी दे, वो बड़ा हो, फले फूले। टॉयलेट्स अगर या है या कोई कॉरिडोर साफ कर रहे हैं तो उसको कोई गंदा ना करे, कोई करेगा तो फिर मन को चोट पहुंचती। ध्यान रखेंगे कि कोई गंदगी ना फैलाए। अब ये बात यही खत्म नहीं होती, इस बात से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होता है। तो आप अगर कहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन में हैं और अनासक्त भाव से हैं, आप हैं इंस्टीट्यूशन में लेकिन मन आपका ट्रांस अवस्था में है, पता नहीं कहां है, आप अपने आसपास कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। यू डोंट एवर डेवलप एनी अटैचमेंट विद योर प्लेस, विद योर इंस्टीट्यूशन और विद योर इमीडिएट एनवायरनमेंट। तो जब आपके मन में उस प्लेस के लिए अटैचमेंट ही डेवलप नहीं होगी, इफ यू आर नॉट एबल टू डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्लेस, you will never develop anything to give back to that place or to your society unless you have that sense of belongingness for that society where you belong to, for that institution where you belong to, or the place, any place. तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और ये जो नोशन है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का, दिस स्ट्रेचेस बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ एनी पर्टिकुलर बिल्डिंग और एनी institution. So if your domain of such works expands across institution, across things or across spaces, then you develop a sense of belongingness for your nation, for your country, for your society in general. और जब वो बिलोंग्स होगी, हमारे मन में हमारे बच्चे के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, तो हम चाहते हैं कि इसके डेवलपमेंट के लिए जो भी पॉसिबल हो वो कर पाए। उसी तरह से जब हम सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं, तो हम जब अपने देश के सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की बात करेंगे, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की बात हम यूनिवर्सिटी के लिए करेंगे। मैं देख रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कभी उसको, बल्कि कई लोगों को मैंने देखा, वो बड़ा फनी सा भी लगता है, टूरिस्ट भी लगता है, लेकिन वो कई लोगों के जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए कई लोगों के सीवीज को जब देखते हैं तो एक आधे बड़े रोचक में लिखा ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को एक समय में वाकई कहा जाता था, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के समकक्ष एक समय में देश में सर्वाधिक सिविल सर्विसेज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग कंपीट किया करते थे। ये चीजें बिल्डिंग्स से नहीं होती, बिल्डिंग्स खराब होती हैं। और वो चीज कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से आज से 15-16 साल पहले, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया था, वहां सेंट्रल लाइब्रेरी की बिल्डिंग को जाकर के देखा था, तो बड़ा अफसोस भी हुआ था कि क्या ये यही जगह है जिसे कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो एनीवेज ये चीजें बदलती रहती हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें निरंतर सुधार होते रहना चाहिए। एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और ह्यूमन बीइंग्स, पर्टिकुलरली टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये कैसे हों और हम किस तरह का माहौल तैयार करें, हम किस तरह की पढ़ने लिखने की बात करें। वेदर वी आर देयर इन एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फॉर indoctrination of any particular ideology, or as teachers it is our responsibility to expose our students to all sorts of ideologies and then develop in them the ability to choose what is best, what is better. ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमारा कर्तव्य किसी एक आइडियोलॉजी को उसके ऊपर में थोपना नहीं चाहिए। वी आर नॉट देयर टू इंडोक्ट्रिनेट। मतारोपण करने के लिए हम नहीं होते, हम तो उनके सामने समस्त प्रकार की विचारधाराओं को बताने के लिए होते हैं। एज टीचर्स इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बताएं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। अलग अलग किस्म के वाद होते हैं। एंड दीज ऑल इजम्स आर लाइक ग्रैंड पैलेसेस where you invite your students to have a tour and tours to all such ideological palaces, and then let them have a feel of that, but then remind them and caution them not to get tethered with any of particular ideology while they are students, while they are learning. आप इन बड़े बड़े विशाल
राजप्रासादों में, राजमहलों में ये जो आइडियोलॉजीज होते हैं, इज्म्स होते, ये बड़े बड़े विशाल राजमहलों की तरह है, उनमें आप उनको भ्रमण करवाइए, लेकिन उनमें खूंटे में बंद करके रहने को मत कहिए। उन्हें कहिए कि घूमिए फिरिए, देखिए और बाहर निकलिए, और फिर एक विवेकशील मनुष्य की भांति यह तय करिए कि क्या बेहतर है। यू डोंट इम्पोज ऑन देम व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, रादर यू डेवलप इन देम द एबिलिटी टू चूज व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। ये टीचर का कर्तव्य होना चाहिए, एक लीडर। जब आप श्रीमद् भागवत गीता में, बड़ा ही हमारे भारतीय वांग्मय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैनेजमेंट के लेसन्स में, लीडरशिप के लेसन में अक्सर ये देखा जाता है, आजकल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी ये इस्तेमाल होता है। भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद को लीडरशिप के साथ जब जोड़ करके देखा जाता है, तो वहां पर कृष्ण मोटिवेट कर रहे थे अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए, और वो युद्ध जो भी हो उसके फिर वो एक बहुत ही बड़ा एथिकल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है अलग अलग तरीके से जब हम उसकी विवेचना करते हैं। लेकिन वहां पर भगवान कृष्ण सभी प्रकार के नॉलेज डोमेन से उसको अवगत कराते हैं, और फिर उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि अब यू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो वो क्यूरियोसिटी को मारे बिना, क्यूरियोसिटी को खत्म किए बिना, बल्कि क्यूरियोसिटी को शांत करना, पूर्ण करना, संतुष्ट करना, ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपके पास में आपका कोई जूनियर, आपका कोई कलीग आता है और किसी चीज की इच्छा प्रकट करता है, तो आप ब्लंटली अगर उसे पुश अवे कर देते हैं, ये लीडरशिप रोल नहीं होता। ये जब आप सबको ऑल इंक्लूसिव एक माहौल तैयार करते हैं, तब जाकर के वो लीडरशिप रोल में आप आ पाते हैं। कभी जरा सोचिए, मैं अभी तक गांधी जी पर ही ड्वेल कर रहा हूं, विनोबा भावे पर। हमारा देश बड़े ही डायकोटमी से भरा हुआ है। ये महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ था, तो उसमें यह कहा गया था कि सुई की नोक के बराबर की जमीन भी युद्ध के बिना नहीं दिया जाएगा, और इस पर 18 अक्षौहिणी सेना खत्म हो गई थी। ये महाभारत का युद्ध है। ये वही जमीन है, वर्धा की जमीन, जहां पर विनोबा भावे ने अपनी कर्मस्थली बनाई। और आप सबको अगर भूदान आंदोलन के बारे में पता होगा, तो आप जानते होंगे कि विनोबा भावे की आवाज पर लाखों एकड़ जमीन लोगों ने दान किया था। तो ये हमारा देश बड़ी ही विचित्रता से और विविधता से भरा हुआ है। कहां तो सुई की नोक के बराबर जमीन देने लेने के नाम पर 18 अक्षौहिणी सेना मर खप गई, और कहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ, विनोबा भावे, और उसने जब आवाज उठाई कि इस देश में हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में इतनी बड़ी खाई है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो क्या ये आप लोगों का कर्तव्य नहीं बनता कि आप उनके लिए कुछ सोचें? और विनोबा भावे इसके लिए कोई वो ब्राइबरी नहीं दे रहे थे या कोई प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं कर रहे थे। उनकी आवाज पर लोगों ने लाखों एकड़, हजारों एकड़ जमीन दान किया। कभी पॉसिबल है क्या? आज से 500 साल के बाद हम लोग सोचेंगे शायद यह कोई काल्पनिक पुरुष रहा होगा। और हम अभी भी जाकर के, जब विनोबा जी के आश्रम में, बगल भी ही है हमारे यहाँ, तो हम जब देखते हैं वहां पर वो लोग अभी भी हैं, और उनमें से कई बताते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के सुदूर किसी गांव की चर्चा करती हैं। कुछ वृद्धा महिलाएं हैं, और वो महिलाएं कहां से, तो लाहौर में जन्मी थी और वो यहां रह रही हैं। बिहार के किसी बिल्कुल कोशी क्षेत्र के किसी गांव की चर्चा वो कर रही थी कि मैं वहां गई थी, विनोबा जी के साथ गई थी, और हम लोगों ने ये किया था, ऐसी बातचीत की थी। जरा सोचिए कितना कठिन कार्य होगा। भारत में आज न्यायालय में ऐसे वाद और विवाद भरे पड़े हैं जमीन को लेकर के। गांवों में 1 इंच जमीन इधर से उधर हो जाए तो एकदम लठ पड़ जाती हैं, सर फूट जाते हैं, और कितने सारे फौजदारी मामले हो जाते हैं। इन सब के बीच में एक मनुष्य, एक ऐसा लीडर पैदा होता है। वो लीडर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है, और वो लीडर अपने गोल को अचीव कर रहा है। वो लीडर अपने गोल को अचीव करके लाखों एकड़ जमीन उन लोगों से ले करके गरीबों के बीच में बांटने की बात कर रहा है, और अपने उद्देश्य में बहुत हद तक सफल भी हो रहा है। ये कैसे संभव था?
जब मैं अभी वो पता नहीं वो पीपीटी भी है कोई जो मैंने सोचा था आप लोगों को शेयर करूं, बात अभी दिखाऊंगा अभी वो ये सब वो पीपीटी तो बिल्कुल ही नीरस है, कुछ भी नहीं है उसमें। ये जो बातें मेरे मन में आ रही और मैं फ्रीली वो डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, एक टीचर होने के नाते हम सभी जब यह सोचें कि, और ये टीचर सिर्फ किसी इंस्टीट्यूशन में किसी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम का टीचर नहीं है। विनोबा जी ने एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर वर्धा में हुआ था, तो विनोबा जी का जो स्टेटमेंट वो टीचर्स की कॉन्फ्रेंस थी और सभी टीचर्स को बुलाया विनोबा जी ने, और विनोबा जी ने कहा कि सुनो, आप सभी लगातार बोलते ही रहते हो, हम लोग भी बोल ही रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, जब आपको मौका मिलेगा आप बोलेंगे, यही होता है। और प्रायः हम सुनते भी हैं बोलने के लिए, कुछ सुनने के लिए नहीं सुनते, हम बोलने के लिए सुनते हैं। वी जनरली कीप लिसनिंग बिकॉज वी हैव टू स्पीक समथिंग, ये नहीं कि सुन करके आत्मसात करें, ये भी होता है। एनीवेज, तो विनोबा जी ने कहा कि नहीं, यू हैव स्पोकन मच अ लॉट, नाउ स्टॉप स्पीकिंग, डू समथिंग एंड प्रूव दैट यू कैन डू एज वेल रादर स्पीकिंग। तो बोलने के सिवा भी आप कुछ कर सकते हैं, ये अब सिद्ध करके दिखाओ, ये विनोबा जी ने शिक्षकों को कहा था यहां पर। तो ये मैसेज था कि हम एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन दी वर्ड्स। तो लीडर के लिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि सिर्फ वो एक कहावत है कि वचने किम दरिद्रता, है ना, वचने किम दरिद्रता, कि जितना बोल लो जितना मर्जी हो, वो नहीं। योर एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। आपके कार्यों से आप जिन सिद्धांतों की बात करना चाह रहे हैं या आप जिन बातों को वास्तव में सिद्ध करके दिखाना चाह रहे हैं, वो बातें सिर्फ थियोरेटिकल नहीं कि हाँ सर मैं कर दूंगा, हाँ जी हाँ मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, नो। एंड एज अ leader doesn't mean that you have to become head of department or you have to become dean or you have to become director or vice chancellor. No, लीडर कोई भी होता है, लीडर के लिए कोई डेजिग्नेशन जरूरी नहीं है। लीडर तो एज ए टीचर आप क्लासरूम में भी हैं, लीडर एज ए कलीग आप अपने समान पदधारी असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी मेंबर्स के रूप में भी लीडर हो सकते हैं, जहां पर कि आप मोटिवेट कर सके। इफ यू आर एबल टू इंस्पायर अदर्स, इफ यू आर एबल टू मोटिवेट अदर्स, and inspiration and motivation comes through your own action, not just by preaching others. उपदेश देने से मात्र प्रेरणा नहीं आती, उपदेश देने मात्र से इनर इंस्टिंक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, ये जरूरी नहीं होता। तो उपदेश जो है वो तभी फलीभूत माना जाए या सार्थक हो जबकि वो हमारे एक्शन में भी दिखाई दे। तो इसलिए एक लीडर की भूमिका जो होती है एज ए टीचर, जब हम कहें तो आवर एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन आवर वर्ड्स। और टीचर हम हैं तो ऑब्वियसली वर्ड्स की जरूरत हमें पड़ती ही है, बिकॉज वी आर द कम्युनिकेटर, और कम्युनिकेट इफेक्टिवली हम करें वो बड़ा जरूरी होता है। तो इन सब बातों के बैकग्राउंड में मैं आप लोगों को कुछ स्लाइड्स भी दिखा देता हूं, हालांकि मैं बहुत ही इसमें पैथेटिक हूं, मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता, और मैं शेयर कर दूंगा, मैं भेज भी दूंगा सिद्दीकी साहब को, आपको अगर आने वाले समय में वो मिले, जरूरत पड़े कि भाई उससे कुछ करना है तो थोड़े बहुत स्लाइड्स में दिखाता हूं। मुझे सबसे बोरिंग काम यही लगता है जिंदगी का, फंडामेंटल्स of strategic and transformational leadership। अब ये जितनी भी बातें मैंने कही है वो सब बातें इसमें थोड़ी बहुत करके जो लिखी है कि हमें नॉलेज बेस को बढ़ाना है, अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट बढ़ाना है। जो आजकल अभी ये नई शिक्षा नीति आई है, एनवायरमेंटल जो एक ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेज है, सर्वाइवल के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए NIRF में अपनी पोजीशन को भी बढ़ानी, रैंकिंग बढ़ानी है। NIRF के अलावा NAC में भी A ग्रेड लेना है। हर चीज, आज तो हर चीज गूगल फॉर्म आते हैं, भाई ये भर के दो कितना रिसर्च पेपर पब्लिश किया। रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए दुकानदारी भी बहुत सारी हो गई है, और उसमें फिर वो UGC केयर लिस्ट आ गई है, और फिर वो रेफर्ड जर्नल, पता नहीं क्या क्या आ गए हैं, वो सब भी हमें करना है। लेकिन इन सब के बीच में हमें ये देखना है कि हम एक लीडर के तौर पर, लीडर की भूमिका में जब होते हैं
तो इंस्पायर कैसे करें? फर्जीवाड़े के लिए इंस्पायर नहीं करना है, जेन्युइन काम करने के लिए इंस्पायर करना है। तो उस परिस्थिति में जहां गांधी जी का या विनोबा का जो मैंने एग्जाम्पल यहां अभी आप लोगों के साथ शेयर किया, दिस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज a very complex but obviously dynamic process in which leaders influence their followers. उनका जो मूल्य है उनके हैं, उनके जो विश्वास है, आस्था है, उनके जो लक्ष्य हैं, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, गोल्स, इन सब को इन्फ्लुएंस करना, ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्हाट As an example, I shared with you about गांधी जी, about विनोबा जी। गांधी जी आते हैं स्ट्रेटेजिकली, मैंने बताया कि वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जो हमारा तात्कालिक वातावरण था उस परिस्थिति को बदलने के लिए स्ट्रेटेजी कैसी अपनाते हैं। लोगों से कनेक्ट होने के लिए उन्होंने कोई समिति बनाई और वो इस्टेब्लिश करके 6 महीने पहले से थोड़ा सा लिंग्विस्टिक वो देना शुरू करते हैं जिससे कि उनकी बात पहुंच पाए। वहीं उनका लक्ष्य कुछ और है, स्ट्रैटेजी में लक्ष्य कुछ है। स्ट्रैटेजी इमीडिएट स्टेप बाय स्टेप हमें जो करना है उसकी बात करता है, और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो होती है उसमें थिंकिंग ज्यादा है, एक्शन उसके बाद की बारी है, जो कि स्ट्रैटेजिक लीडरशिप में वो चीज आती है। और वो कैसे हो, वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही होगा। ऐसा नहीं कि वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के लिए कोई एक बंदा आएगा, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप के लिए कोई दूसरा आएगा, ये नहीं आता। ये सब थोड़े बहुत जो थियोरेटिकल पॉइंट हैं कि ये जो हमारी सोशल लाइफ है जिसमें कि हम सभी पीपल आर पुट टुगेदर एंड बिगिन देयर सोशल लाइफ एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, हम सब जब इन्फ्लुएंस करते हैं अपने अपने बिहेवियर से, तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ये बड़ा जरूरी होता है। खास करके अभी के दौर में भी आप देखें जहां पर कि टेक्नोलॉजिकल डिमांड भी बढ़ी है और टेक्नोलॉजी पर हम डिपेंडेंसी भी आई है। अब ये एक सबसे बड़ा तो एक ये बहुत बड़ा एक वो रहा है रोल। अभी पिछले 2 साल में आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोग तो खैर नए जेनरेशन के हैं और आप सभी टेक्नोलॉजी में वेल वर्स्ड होंगे। बहुत से लोगों से हमें ये भी डील करना पड़ता है जिनको हमने ये दिया कि भाई अपने को मूडल पर क्लास लेनी है या गूगल मीट पर क्लास लेनी है, उसके लिए थोड़ा प्लान बनाइए, और बना करके, और बहुत बार हम मीटिंग भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के वो प्लान जो उन्हें मूडल सिखाया गया वो तो दूर की बात है, गूगल मीट पर भी अगर क्लास लेनी है, गूगल मीट पर अभी हम आप जुड़े हुए हैं, उसको भी वो एक डायरी के पन्ने पर पेन से लिख करके और उसको मोबाइल से फोटो खींच करके वो हमें भेजते हैं कि साहब ये है। मतलब ये कहीं कहीं अलग अलग जगहों की बात मैं बता रहा हूं। और ये चीज जो होती है, अब ऐसी परिस्थिति में भी कुछ लोग हैं, जेनरेशन गैप है, और उस जेनरेशन गैप में आपको इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, और ताकि परिस्थितियां बदले। अभी परीक्षाओं का दौर ऐसा चल रहा है जहां पर कि फिजिकल मोड में अब कदाचित परीक्षाएं शुरू हो पाए, परंतु अभी तक बहुत, खास करके अब हम लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी में तो वही किया कि वहां पर एमसीक्यूज और वो प्रोक्टर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, जहां पर ऑनलाइन मोड में हमने परीक्षाएं करवाई। और इन सब के लिए वर्क फोर्स को तैयार करना, हमारे कलीग्स को तैयार करना, ये सारी चीजें बड़ी मेहनत लगाती हैं और बहुत मेहनत से सबको इस चीज के लिए तैयार भी करना पड़ता है। क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चन बैंक्स बन रहे हैं, और वो एमसीक्यू मोड में जाना है, या फिर मूडल के माध्यम से आपको पढ़ाना है, डेली के छोटे छोटे वीडियोस बनाने हैं, या फिर दूसरे जगह से कहीं गूगल ये यूट्यूब से लेकर के शेयर करना है। कितनी चीजों के लिए आप तैयार करेंगे? इस ओवरऑल जो प्रेसिंग सर्कमस्टेंसेज है, इसमें आपको इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग को अगर ट्रांजैक्ट करना है, इस्टेब्लिश करना है, ये भी डिमांड करता है कि आप लोगों को इसके लिए प्रेरित कर पाए। तो ये अब वही जो बात मैं कह रहा था कि थियोरेटिकल स्टाइल में जब हम बात करते हैं तो वही कि जब हम देखते हैं कि इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल्स, कुछ लोग अलग अलग तरीके से इसको वर्गीकृत भी करते हैं। देयर इज वन कॉल्ड टेक्निकल लीडर्स, दे फोकस ऑन सॉल्विंग स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स विद ऑपरेशंस ओरिएंटेड एक्सपर्टीज, इमीडिएट, तत्काल। अभी ये समस्या आई, इसको हमें हल करना है, तो कुछ क्या तकनीक लगाएं, क्या तरीका अपनाएं कि ये इसका हल करें।
Then there are strategic leaders, and these strategic leaders are future focused with an ability to maintain a specific vision while forecasting industry, organization or market trends, whatever it be. ये जो लीडरशिप है सारी की सारी बिजनेस डोमेन से, कॉर्पोरेट डोमेन से, अभी हम एकेडमिक सेक्टर में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें वो स्ट्रैटेजी जो है हमें अपने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आगे के लिए जो हम टारगेट सेट करते हैं उसको कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए वो स्पेसिफिक विजन उनमें होना चाहिए और वो विजन को और अधिक शार्पन करना, ये स्ट्रैटेजिक लीडर्स की भूमिका होती है। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो होते हैं, दे फोकस लेस ऑन मेकिंग डिसीजंस और एस्टैब्लिशिंग स्ट्रैटेजिक प्लान्स एंड मोर ऑन फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशन दैट कैन हेल्प ड्राइव अ विजन फॉरवर्ड। वो विजन जिसने बनाया उसी विजन को आगे बढ़ाना, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, उसकी भूमिका में आती है ये चीज। और ये अब ये सारी जो चीजें हैं ये आधारित होती हैं जो आप कलीग्स होते हैं, सीनियर कलीग्स हैं और थोड़े फ्रेशर्स हैं, उन दोनों के बीच में जो भी एक इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज होता है वो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप कहलाता है। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है उसमें जैसा कि गांधी जी का रोल मैंने बताया या विनोबा का रोल बताया कि उन्होंने मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। और वो इंस्पिरेशन अगर विनोबा भावे ने किया कि कहाँ तो इस देश में सुई के नोक के बराबर की जमीन देने को तैयार नहीं थे कभी जमाने में लोग, और कहाँ उन्होंने लाखों एकड़ जमीन उनकी आवाज पर लोगों ने दिया। तो these transformational leaders motivate their colleagues or employees to do more than what is cited in their employment contract, and they focus on the employer's higher level needs. अब as a faculty अगर हमें ये करना है कि हमसे ये अपेक्षा है कि 16 घंटे, यूजीसी कहती है कि 16 घंटे हमें काम करना है और साथ में 40 घंटे रहना भी है। अब पता नहीं कौन कितने घंटे काम करता है और कितने घंटे अपने को उपलब्ध रखता है विद्यार्थियों के लिए, ये तो एक अलग मुद्दा है। पर अगर हम अपने साथ अपने कलीग्स को इस चीज के लिए इंस्पायर कर सकें, मोटिवेट कर सकें कि ये टाइम का बैरियर खत्म हो जाए, जितनी आवश्यकता हो उतनी रहें, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, मोर देन व्हाट इज डिजायर्ड, वो एक मोटिवेट कर पाना, ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की भूमिका होती है, वेयर दे एक्ट एज मेंटर्स एंड एडवाइजर्स एंड पे अटेंशन टू पर्सनल डेवलपमेंट। वो ये बड़ा ही सहज नहीं होता कि ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने से यू कैन control your colleagues or your subordinates' time, but you cannot control their minds. You cannot control their behavior. आप कह सकते हैं कि हम ऑर्डर दे देंगे कि भाई हम 10 बजे से 6 बजे तक बैठना ही है, इतना तो आप कर सकते हैं, नोटिस निकाल सकते हैं। लेकिन 10 बजे से 6 बजे तक बैठ करके या 9:30 से 6 बजे तक बैठ करके वो वास्तव में कुछ पढ़ पाएंगे, ये जरूरी नहीं होता। और ये जो चीज है वो आती है फिर लीडरशिप से, और लीडरशिप का मतलब मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, उसके लिए डेवलप करना होता है एक विश्वास आपस में। सो यू नीड टू डेवलप एन एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट विद योर अमंगस्ट योर कलीग्स, ओनली देन यू कैन लीड देम फॉरवर्ड। ये बड़ा जरूरी होता है। और ये अगर आप सरसरी निगाह डालेंगे इस पर तो आप देखेंगे कि ये जो लीडरशिप है इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल, उसमें वो हमेशा नए आइडियाज, नए पर्सपेक्टिव्स, इन सब को जनरेट करें जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ की तरफ बढ़ सकें। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, वी कुड अचीव दैट विद द हेल्प ऑफ, आजकल यूनिवर्सिटीज में भी इंक्यूबेशन सेंटर्स, आप लोगों में से इंक्यूबेशन सेंटर के आइडिया से परिचित हैं? आप सब में से लोग, कुछ लोग? नो सर। अच्छा, आपने नो सर अभी सुना नहीं होगा कभी, या आप देखेंगे कभी एनईपी का डॉक्यूमेंट पढ़िए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट पढ़िए। इंक्यूबेशन सेंटर्स बहुत दिनों से प्रचलित है, ये सिर्फ इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट की बात नहीं है। ये आजकल, पहले ये रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन अर्थ ऐसा लगता है
जैसे मुर्गी अंडे सेती है वो इंक्यूबेट करना करती है। दरअसल इसका अर्थ है, इसको प्रतिभा पोषण भी कहते हैं, कि नए आइडियाज जनरेट हों, उन नए आइडियाज पर एक्सपेरिमेंट करें और किस तरह से हम जो हमारे डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज में बेहतर करने की संभावना होगी उस पर हम नए नए विचारों को संवर्धित भी करें और नए विचारों के आधार पर नया काम करें। इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब होता है वो ये जो स्टीरियोटिपिकल वर्क होते हैं, मोनोटोनस नेचर के वर्क होते हैं, उन पर नहीं जाते। वो एक अलग ही है, वो आपके करिकुलम में जो चीजें लिखी है उसको पढ़ाना मात्र नहीं है। इंक्यूबेशन सेंटर मींस those who are involved with that, those who are associated with that incubation center are supposed to keep on working on generating new ideas, some create innovations उस फील्ड से रिलेटेड चीज को लेकर के। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो हाउ शुड यू मेक इट मोर इफेक्टिव, हाउ शुड यू मेक इट मोर प्रोडक्टिव। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, व्हाटएवर बी द डिसिप्लिन ऑफ योर नॉलेज, व्हाटएवर बी द सब्जेक्ट दैट यू टीच, वो सब्जेक्ट सिर्फ क्लासरूम में जाकर के टीचिंग लर्निंग जो लेक्चर मोड में होता है, इट इज नॉट ओनली दैट। इंक्यूबेशन मींस अगर आपको रिसर्च भी करना है तो यू आर सपोज टू जनरेट न्यू आइडिया, यू आर सपोज टू डेवलप न्यू आइडिया एंड यू आर सपोज टू वर्क ऑन सच न्यू आइडियाज। तो तब जाकर के कुछ नई चीजें होंगी, अन्यथा तो हम वही घिसी पिटी चीज करते रहेंगे। आप अगर रिसर्च के मामले में देखें, मैं आई एम नॉट पर्टिकुलरली एम्फसाइजिंग एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और डिसिप्लिन, लेकिन अगर आप रिसर्च की बात करेंगे और आप सभी देखेंगे, आपने अपने पीएचडी करने के दौरान देखा होगा, तो जो ट्रेंड एक है व्याप्त सर्वत्र, वो कुछ सिलेक्टेड एरियाज है और कुछ सिलेक्टेड पैटर्न है, उसी पर रिसर्च हो जाते हैं। और सच पूछिए, अगर आप लोग खुद को भी पूछें सेल्फ, क्या कभी जैसे हम कहते हैं कि पीएचडी से ज्ञान का सृजन होता है या पीएचडी से ज्ञान के कोश में हम कुछ नया ऐड करते हैं, तो देश में इतनी पीएचडीज हो रही हैं, साल दर साल पता नहीं हजारों लाखों पीएचडी हो रही है। क्या हमारे देश में ज्ञान का इतना विस्फोट हुआ तब भी हम अभी जूझ रहे हैं? अभी भी हम वो क्या उसको बोलते हैं, प्रगतिशील, अभी हम विकसित नहीं है, विकासशील देश की ही श्रेणी में अभी भी लगे हुए हैं, जूझ रहे हैं। जब इतने ज्ञान का सृजन, प्रतिदिन ज्ञान का सृजन हो रहा है, तो उस ज्ञान के सृजन से और हो क्या रहा है, उत्पादकता क्या हो रही है, हम किस प्रकार के आइडियाज पर काम कर रहे हैं। आइडियाज भी, पीएचडी के टॉपिक भी वो आइडियाज होते हैं, क्या वो इनोवेटिव हैं क्या, या कल को हमें अपने बच्चों को, आपके जो स्टूडेंट्स होंगे उनको भी पीएचडी करवानी है, रिसर्च करवाना है, तो वो किस प्रकार के टॉपिक पर, किस प्रकार के एरियाज पर रिसर्च हो रहे हैं। मेरा एक भतीजा है, उसका एक लड़का, वो ड्यूक यूनिवर्सिटी से जब वो उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो एक दिन उसने यूं ही फोन किया था, बड़ा खुश था और उसको अवार्ड मिला था किसी चीज पर। 12th पास करके अभी निकला ही था वो, और उसमें एडमिशन लिया था, वहीं वो लोग रहते हैं। तो एक मैथमेटिक्स का कंपटीशन हुआ था और वो अमेरिका में नेशनल लेवल का, उसमें $10,000 का उसको अवार्ड मिला, प्राइज मिला। तो वो क्या था, तो जस्ट 12th पास आउट 4 बच्चों के एक समूह ने, और इसी तरह से कई समूहों के बीच में कंपटीशन हुआ था, तो उसको जिस चीज के लिए अवार्ड मिला था, उसने ये मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से एक मैथमेटिकल मॉडलिंग की, एक बनाया मॉडल, जिससे कि उसने ये तय किया था, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की चेष्टा की थी कि उस मैथमेटिकल मॉडल की मदद से नॉर्थ कैरोलिना में मॉर्निंग और इवनिंग ट्रैफिक कंजेशन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। और कुछ एक साल के बाद शायद उसे एक और अवार्ड, प्राइज मिला, जिसमें उन लोगों ने मैथमेटिकल मॉडल इस तरह का बनाया था कि वो एक मैथमेटिकल मॉडल ये तैयार किया जिससे कि इस बात का समाधान सपोजिटली हो रहा था कि किसी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में, किसी ऐसे बिजनेस सेटअप में जिसमें कि हजारों लोग काम करते हैं डेली, उसमें अचानक अगर टेररिस्ट अटैक हो जाए तो किस तरह से उस बिल्डिंग से लोगों को इवैक्यूएट कराया जा सकता है,
उसके लिए उसने एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया था उन बच्चों के समूह ने। अब जरा सोचिए, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर बच्चे अपने डिसिप्लिन से, मैथमेटिक्स से वो एक समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वास्तव में हम सोचें तो मैथमेटिक्स पढ़े कोई, फिजिक्स पढ़े कोई, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, हिंदी, व्हाटएवर, ये मनुष्य के जीवन को ही बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए ना। तो अगर मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, तो फिर हम किस प्रकार का रिसर्च कराएं, इस दिशा में हमें सोचने की जरूरत है। क्या वो रिसर्च सिर्फ पीएचडी की डिग्री देकर के और लाइब्रेरी के किसी शेल्फ में या हमारे पर्सनल अलमारी में कहीं वो थीसिस बंद हो जाए, इसके लिए हो, या फिर वो लाइब्रेरी जो है वो उसमें कुछ काम आए, हमारा काम, हमारी, वो उसने मैथमेटिक्स का वो मॉडल बनाया। और वो मैथमेटिक्स का मॉडल इसलिए बनाया, कभी हम सोचें क्या हमारे 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे या बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ करके ये प्लान करेंगे कि उनका मैथमेटिक्स किस तरह से समाज के काम आता है। यहां भी एज ए सुपरवाइजर, एज ए रिसर्च गाइड, लीडर का रोल है कि वो किस तरह का विजन बच्चों में दे, किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म करे उसके सोचने के आइडियाज को, किस तरह से वो आव्यूहन करे, योजना बनाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये इस पर भी हमें विचार करने की जरूरत है कि हमारी लीडरशिप का मतलब क्या, हमारे टीचर होने से हमारी लीडरशिप का मतलब क्या होना चाहिए, किस तरह का नेतृत्व प्रदान करें। जब हम लीडर कहते हैं तो वो तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, हमारा विषय जिसको हम पढ़ करके बड़े हो रहे हैं, अगर वो हमारी सोसाइटी के लिए यूजफुल नहीं है, तो फॉर व्हाट वी आर स्टडीइंग दैट सब्जेक्ट, और फॉर व्हाट वी आर कंडक्टिंग द पीएचडी थीसिस, पीएचडी रिसर्च वर्क, ये होना चाहिए। तो इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा अभी। एक अभी तीस है, जब सिद्दीकी साहब से बात हो रही थी तो वो थोड़ा था क्या कि मुझे एक आज बहुत सारी हमारी बहनें